प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सजीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। जीव जगत के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सजीव के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। सजीव और निर्जीव में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सजीवों का वर्गीकरण यानी जंतुओं का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण। तो सजीवों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो वो हमारा वर्गीकरण कहलाता है। जैसे समानता तथा असमानता के गुणों के आधार पर जंतुओं तथा पौधों को, चूँकि हम लोग यहाँ सजीवों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ जंतुओं और पौधों की बात करेंगे। समानता तथा असमानता के गुणों के आधार पर कि पौधों में क्या समानता है, जंतुओं में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसके आधार पर जंतुओं तथा पौधों को समूहों में बांटा जाता है। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण को हमने दो स्पष्ट भागों में बांट लिया। एक तो हो गया जंतुओं का वर्गीकरण और दूसरा हो गया पौधों का वर्गीकरण। जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया वो किस किस आधार पे किया गया है, जरा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जंतुओं का वर्गीकरण नंबर 1, देखिए संरचना के आधार पर। जंतुओं की संरचना यानी वो उनकी संरचना क्या है, कैसे दिखते हैं। दूसरा, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर कि किन जंतुओं में मेरुदंड उपस्थित है, किसमें नहीं है। तीसरा, प्रजनन विधि के आधार पर, यानी किन जंतुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है, जंतुओं में प्रजनन की क्या विधि है। चौथा है वास स्थान के स्थान। वास स्थान का मतलब क्या होता है, हैबिटेट, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं जंतु। इसी तरह से पौधों को भी वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुष्प के आधार पर, पौधों के पुष्प के आधार पर कि कौन से पौधे पुष्प देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। दूसरा, उनके आकार के आधार पर। तीसरा, आयु के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग जंतुओं के वर्गीकरण को समझते हैं, फिर पौधों के वर्गीकरण को समझेंगे। तो जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे पहला संरचना के आधार पर। तो देखिए, संरचना के आधार पर हमने जंतुओं को किस में बांटा है। संरचना के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांट लिया गया। एक कोषीय जंतु, एक कोषीय जंतु, और दूसरा है बहुकोषीय जंतु। क्योंकि हमें पता है कि जंतुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं हमारे जंतुओं और पौधों की मूलभूत संरचना होती है, इकाई होती है। तो एक कोशिकीय जंतु का मतलब क्या है कि जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है, और उसी एक कोशिका में जीवन की सभी जैविक क्रियाएं, जैसे सजीवों के लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, संवेदनशीलता है, ये सारी चीज़ें एक ही जीवित कोशिका में लगातार होती रहती हैं। और एक कोशिकीय जंतुओं को, जो कि बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम बहुकोशिकीय जंतुओं की बात करें तो बहुकोशिकीय यानी बहु माने बहुत सी, कोशिकीय माने कोशिकाएं, शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, अनेक कोशिकाओं का बना होता है, और सभी कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं जो जीवन की होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि इत्यादि होती रहती हैं। चूँकि ये बहुकोशिकीय होते हैं, बड़े होते हैं आकार में, इसलिए इनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो ये देखिए, मुख्य अंतर है दोनों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं में। एक कोशिकीय जंतुओं ज़्यादातर ये क्या है, नमी वाले वातावरण में पाए जाते हैं, यहाँ मॉइस्चर होता है। और बहुकोशिकीय जंतु सभी वातावरण में उपस्थित होते हैं, किसी भी तरह का वातावरण हो, वहाँ पर इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर हम इन जंतुओं को देख सकते हैं। जैसे देखिए, एक कोशिकीय जंतुओं के उदाहरण क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। और बहुकोशिकीय, तो अमीबा को भी हम नहीं देख सकते नंगी आँखों को, पैरामीशियम को भी नहीं देख सकते हैं, यूग्लिना को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मछली, मेढक, मनुष्य, कछुआ, बड़े बड़े जानवरों को हम रोज़ देखते हैं अपने आसपास।
तो ये सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से इसको समझिए। एक कोशिकीय जंतु अमीबा। तो अमीबा एक ऐसा जंतु है जो लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है, एक निश्चित आकृति नहीं होती है। पैरामीशियम ये भी एक सूक्ष्म जीव है और इसका आकार चप्पल के आकार का होता है, जैसा हमारी चप्पल का सोल होता है ना, उसी के आकार का होता है पैरामीशियम। तीसरा है यूग्लिना। देखिए यूग्लिना, इसमें एक लंबी धागेनुमा रचना पाई जाती है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है, जिसके द्वारा ये आवागमन करता है, मूवमेंट करता है। तो ये अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना क्या हैं, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव जिनको हम रोज़ अपने आसपास देखते ही हैं, जैसे मेढक है, हाथी, ठीक है, चीता, शेर, मगरमच्छ, मनमानुष, चूहा, बिल्ली, मछली इत्यादि। तो ये सभी देखिए, सांप, सियार, भालू, तोता, कुत्ता, ये सब के सब क्या हैं, बहुकोशिकीय जंतु जो बहुत सी कोशिकाओं के बने होते हैं और ये नग्न आँखों से आसानी से दिखाई देते हैं, यानी इनको हम आँखों से देख सकते हैं। दूसरा, इसका आधार देखिए वर्गीकरण का, कि दूसरे जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो वो है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला क्या है, एक तो ऐसे जंतु जिसमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और दूसरे ऐसे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, कशेरुकी जंतु या वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी जंतु या वर्टिब्रेट्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड पाया जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी किस में पाई जाती है, अगर आपको रीढ़ की हड्डी देखनी है तो अपने पीठ के बीचों बीच हाथ लगाइए, एक हड्डी की लंबी सी संरचना होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहते हैं, जिसके सहारे हम सीधे खड़े रहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, तो देखिए बहुकोशिकीय जंतुओं में ही मोस्टली पाया जाता है, जो उच्च कोटि के बहुकोशिकीय जंतु हैं, जैसे मेढक है, मछली है, पक्षी है, गाय है, मनुष्य है इत्यादि। और दूसरा क्या है, अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु यानी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, मेरुदंड नहीं पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। तो रीढ़ की हड्डी किस में नहीं पाई जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, केचुए, तिलचट्टा, घोघा इत्यादि। कशेरुकी जंतुओं को हम कॉर्डेट्स भी कहते हैं, कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा। और अकशेरुकी जंतुओं को नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स भी कहते हैं। तो अब कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु क्या हुए, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती अकशेरुकी। जरा एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये सांप है, सांप की रीढ़ की हड्डी ये देखिए, ये दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद पूरी, ये रीढ़ की हड्डी है। इसी तरह मछली है, तो मछली में देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, मेरुदंड। ये घोड़ा है, घोड़े में देखिए मेरुदंड, ये दिख रहा है। तो जिन जानवरों में ये पाया जाता है उनको हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। अब बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे जोक है, स्पंज है, स्टारफिश है, घोघा है, सीप है, केचुआ है इत्यादि। तो इन सभी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए इनको अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तीसरा वर्गीकरण का आधार देखिए प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर यानी प्रजनन के आधार पर जंतु दो तरह के होते हैं, एक अंडयुज और दूसरा जरायुज। अंडयुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवीपेरस। अब जैसे नाम है वैसे ही आपको आइडिया लग गया होगा, अंडयुज का मतलब क्या, अंडे देने वाले जानवर, और जरायुज का मतलब बच्चे देने वाले जानवर, जिनको हम अंग्रेजी में विविपेरस कहते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं अच्छी तरह के अंडे देने वाले कौन कौन से, मछली, मेढक, छिपकली, सांप, ठीक है, पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि। इसी तरह से मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी, ये सब क्या हैं, बच्चे देने वाले जानवर हैं। चित्र के माध्यम से समझ लीजिए इसको। ये देखिए ये सब पक्षी, ये सारे पक्षी, सांप,
मेढक, ये सब क्या हैं? अंडे देने वाले जीव जंतु हैं। बत्तख, और इधर देखिए शेर, हाथी, गाय, चूहा, मनुष्य, ये विविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। तो प्रजनन के आधार पर अंडयुज और जरायुज 2 तरह के जानवर होते हैं। अगला वर्गीकरण देखिए वास स्थान के आधार पर। वास स्थान मतलब रहने का स्थान, कि जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? जलीय जंतु, जलीय नाम से ही स्पष्ट है। जलीय का मतलब क्या है? जो जल में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जिनको कहते हैं, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? मछली है, सांप है, तरह तरह के समुद्री जानवर हैं। एग्जाम्पल देखिए जलीय जीव, ऑक्टोपस मछली, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ और पेंगुइन। पेंगुइन भी ठंडे पानी में रहता है। दूसरा स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतुओं को अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल जंतु कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पर या स्थल पर रहते हैं। जैसे उदाहरण में गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। घोड़ा, ठीक है, शेर, चीता, भालू, बकरी, गाय, भैंस। तीसरा जो वासस्थान के आधार पर, उसे हम वायवीय जंतु कहते हैं। वायवीय जंतु या एरियल एनिमल्स। वायवीय जंतु, ये इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरी नहीं कहते हैं, एरियल, AERIAL, एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स सभी को पता है। पक्षी, पक्षी कई तरह के होते हैं, चील, बाज, कौआ, कबूतर इत्यादि। तो ये सारे पक्षी क्या हैं? ये वायवीय जंतु होते हैं। और इसी में वासस्थान के आधार पर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस में क्या क्या आ जाते हैं? जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। जैसे मेढक है, कछुआ है, ये देखिए मेढक पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो पानी में ये त्वचा द्वारा सांस लेता है और स्थल पर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। इसी तरह से दूसरा कछुआ पानी में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पौधों के वर्गीकरण की। तो पौधों को वर्गीकरण के भी कई आधार हैं। पहला आधार है पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर क्या है? पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो फूल देते हैं। अपुष्पी पौधे, विपरीत अर्थ हो गया, यानी जो पुष्प नहीं देते हैं। तो पुष्पी पौधों के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए पुष्प, फूल तथा फल वाले जो पौधे होते हैं उनको हम पुष्पी पौधे कहते हैं। ये पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं, यानी इसमें जड़, तना, पत्ती सब स्पष्ट होता है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प सभी स्पष्ट होते हैं। जैसे गुलाब है, सरसों है, सूरजमुखी है, आम है इत्यादि। अपुष्पी पौधे जिसमें पुष्प और फल नहीं लगते हैं, जड़, तना, पत्ती का पूर्ण अभाव होता है और पुष्प के स्थान पर बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं और बीजाणुओं द्वारा इसमें प्रजनन होता है। जैसे कवक, शैवाल, मांस, फर्न, ये सारे पौधे। जरा इनका चित्र देखिए, ये चित्र आपकी किताब में भी है, आप किताब से भी इसको देख सकते हैं। देखिए सरसों का पौधा, सब पुष्पी पौधे हैं। गुलाब, ये सब पुष्प हैं इसमें। सरसों भी पुष्प देता है, पीले रंग का, आपको पता है। गुलाब भी लाल, पीला, सफ़ेद तरह तरह के पुष्प देता है। कुमुदनी, सूरजमुखी, सूरजमुखी भी आपने देखा होगा। ये सभी क्या हैं? ये सब पुष्पी पौधे हैं। अपुष्पी पौधों में क्या क्या है? शैवाल, तरह तरह के सवाल, और ये सब सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। लेकिन मांस और फर्न, ये सब पौधे। फर्न का पौधा तो हम मोस्टली अपने बगीचों में देख सकते हैं, नमी वाली जगहों पर ये उगा रहता है, पाया जाता है। फर्न है, मांस है, कवक है, ये सब के सब क्या हैं? ये सब अपुष्पी पौधे हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल सबका अभाव होता है। दूसरा देखिए, दूसरा वर्गीकरण क्या है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हम पौधों को बांट सकते हैं। तो आकार का मतलब क्या है? साइज के आधार पर। देखिए नंबर 1 शाक, नंबर 2 ट्री और नंबर 3 झाड़ी। तो नंबर 1 शाक यानी हर्ब्स, जिनको हम अंग्रेजी में हर्ब्स कहते हैं। ये सभी पौधे छोटे होते हैं, 1 मीटर से कम होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमज़ोर होता है। जैसे मक्का है, मटर है, पालक है। ये देखिए ये सरसों और मक्के का पौधा, ये सभी क्या है? शाक में आ जाते हैं। इसी तरह से झाड़ी देखिए, झाड़ी
तो साग के बाद दूसरी कैटेगरी झाड़ी है। झाड़ी 1 से 3 मीटर तक लंबे पौधों को हम कह सकते हैं। ये कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है, यानी जो मेन तना है, ये मेन तना स्पष्ट नहीं होते। इसमें कई तने इस तरह से निकले रहते हैं और ये सभी बहुत ज़्यादा शाखान्वित होते हैं। इनमें शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, शाखाएं बहुत ज़्यादा होती है। शाखाएं बहुत ज़्यादा होने के कारण ये 1 से 3 मीटर लंबाई में ही खूब घने हो जाते हैं। जैसे गुलाब है, करौंदा है, गुड़हल का पौधा है, गुलाब, ठीक है, बेर का पौधा है, ये सभी क्या हैं, ये सब झाड़ियों में आ जाते हैं। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी क्या है, वृक्ष। तो वृक्ष हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, वृक्ष यानी बड़े बड़े पौधे। तो वृक्ष में तना, जड़, सभी चीज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं और ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। 3 मीटर से अधिक लंबे पौधों को हम क्या कहते हैं, या लंबे वृक्षों को, पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। और इनका तना काफ़ी मोटा होता है, काष्ठीय मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें लकड़ी का निर्माण होता है, मजबूत होते हैं, शाखाएं होती हैं, इसमें एक स्पष्ट तना होता है। जैसे नीम है, आम है, चीड़ है, नारियल है। देखिए यहाँ पे एक स्पष्ट तना है और ये सब इसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब आप अपने आसपास देखते हैं। कटहल का पेड़ है, देखिए अभी स्कूल के आंगन में लगा हुआ है पीपल, ये बरगद, शीशम का पेड़ लगा हुआ है। ये सब क्या है, ये सब वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आपको एक काम ये करना है, आप अपने आसपास शाक वाले जो पौधे हैं उसके 5 नाम लिख के लाना है, झाड़ी वाले पौधों के 5 नाम लिखना है और 10 वृक्षों के नाम लिख कर लाना है। अगली कैटेगरी देखिए, वर्गीकरण का तीसरा आधार क्या है, आयु के आधार पर पौधों को बांटना। अब आयु मतलब क्या होता है, उम्र, कितने साल के पौधे होते हैं, कितनी उनकी उम्र होती है। तो पहला देखिए 1 वर्षीय पौधे, तो नाम से ही समझ में आ गया, जो पौधे 1 वर्ष में ही उगते हैं, प्रजनन करते हैं, फल फूल देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जैसे धान, गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार इत्यादि। अब इस समय धान की जरई पड़ रही है, धान बोया जाएगा, सभी लोग जानते हैं ये चीज़। देखिए चने का पौधा, ये मटर का पौधा, ये धान का पौधा और ये है गेहूँ, ठीक है, ये सब 1 वर्षीय पौधे हैं। दूसरा देखिए द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधों में यानी ऐसे पौधे जिनका जीवन चक्र 2 साल का होता है। तो पहले वर्ष में जड़, तना, पत्तियों आदि का विकास होता है और दूसरे साल में इसमें पुष्प, फल, बीज इत्यादि का निर्माण होता है। और ये जो पौधे होते हैं द्विवर्षीय, बहुत कम होते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है केला। तो देखिए केला का पौधा है, ये केले के पौधे हैं और ये फल लगा हुआ केला। तो केले का अपना पौधा देखा कि इस तरह से कैसे गुच्छे में लगे होते हैं ये केले के फल। तीसरा है बहुवर्षीय पौधे, यानी ऐसे पौधे जो कई सालों तक रहते हैं, इनको हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। इनका जीवन काल कई सालों का होता है और अपने जीवन काल में ये कई बार फल और फूल उत्पन्न करते हैं या इसमें कई बार फल और फूल लगते हैं। जैसे गुलाब है, आम है, कटहल है, अमरूद है, दूब, घास इत्यादि। देखिए आम का पेड़, हर साल आम होता है, कटहल है, हर साल कटहल होता है, अमरूद, हर साल अमरूद होता है, कई सालों तक ये लगे रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला नाम है थ्रियोफेस्टस का। थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। दूसरा है अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक। तीसरा कैरोलस लिनियस का नाम इम्पॉर्टेंट है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफेस्टस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा याद रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।